कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन रखेगी। वो हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू बतानी चाहिए। कंपनी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेगी। प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी चाहे तो रजिस्टर ऑफिस पे रख सकती है या फिर किसी अदर प्लेस पे भी रख सकती है विद बोर्ड अप्रूवल। कंपनी को बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। और बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के 7 दिन के अंदर कंपनी को आरओसी को भी बताना पड़ेगा इन फॉर्म AOC5। बुक्स ऑफ अकाउंट और ब्रांच ऑफिस चाहे तो अपने ब्रांच पे भी रख सकती है या फिर रजिस्टर ऑफिस पे भी रख सकती है। अगर ब्रांच ऑफिस अपने ब्रांच में रख रही है तो उनको समराइज बुक्स ऑफ अकाउंट एट रेगुलर इंटरवल अपने रजिस्टर ऑफिस को भेजने पड़ेंगे। और रेगुलर इंटरवल से मतलब है नॉट मोर देन 3 मंथ्स। प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी 8 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिजर्व करेगी। कंपनी चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकती है और जो भी डेटा ब्रांच ऑफिस से रिसीव हुआ है कंपनी उसको अल्टर नहीं करेगी और हमेशा लेजिबल फॉर्मेट में मेंटेन करेगी। रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट होल टाइम डायरेक्टर, पर्सन इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, MD, CFO एंड अदर स्पेसिफाइड पर्सन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं बैलेंस शीट, P&L, स्टेटमेंट ऑन चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। अगर ओपीसी डोमिनेंट स्मॉल कंपनी है तो उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स नहीं लगते। कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजेंट में प्रेजेंट करेगी और अगर कंपनी की सब्सिडियरी या एसोसिएट कंपनी है तो कंपनी अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगी एंड प्रिपेयर करेगी। कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है अगर मेंबर ने अप्रूव कर दिया। कंपनी अनलिस्टेड है या होल्डिंग कंपनी ने प्रिपेयर कर लिया है तो सब्सिडी कंपनी को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्शन कर सकते हैं मेंबर्स अगर बोर्ड या कंपनी ने ऑथराइज किया है। ऑडिटर्स कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। आरओसी या कोई ऑफिसर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी। डायरेक्टर कर सकते हैं, उनके एजेंट कर सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। लेकिन एक केस में हम डायरेक्टर को उनके एजेंट को रिप्रेजेंटेटिव को रिफ्यूज कर सकते हैं अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन अपनी राइवल कंपनी को पास आउट की है। हु विल साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बोर्ड इन प्राइवेट और पब्लिक कंपनी अगर चेयरमैन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया है तो वो करेगा, नहीं तो 2 डायरेक्टर्स करेंगे जिनमें से एक MD होना चाहिए। साथ ही CEO करेंगे अगर वो डायरेक्टर है, CFO एंड CS फुल टाइम CS। अदर रिक्वायरमेंट ओपीसी में एक डायरेक्टर साइन करेगा। ऑडिटर रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करेंगे और उसको एजीएम के अंदर प्रेजेंट करेंगे। रेस्ट टू गेट कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 136। कंपनी अपने सभी मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ऑडिट रिपोर्ट भेजेगी 21 क्लियर डेज बिफोर द जनरल मीटिंग और इन केस ऑफ सेक्शन है कंपनी 14 क्लियर डेज। और कंपनी चाहे तो शॉर्टर नोटिस के ऊपर भी ऑडिट की कॉपी भेज सकती है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपीज भेज सकती है। अगर लिस्टेड कंपनी तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है सभी मेंबर्स को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट भेजना। तो कंपनी 21 डेज बिफोर अपने रजिस्टर ऑफिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल करा सकती है। साथ ही कंपनी अपनी समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने मेंबर्स को भेज सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सभी कंपनी कॉपीज उन कंपनीज को भेजनी पड़ेगी जो लिस्टेड कंपनी है और कोई अदर पब्लिक कंपनी जिनका नेटवर्थ है 1 करोड़ एंड टर्नओवर है 10 करोड़। अगर कंपनी के शेयर होल्डर डीमेट अकाउंट में शेयर होल्ड करते हैं तो और उनकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो ईमेल से भेजेंगे। अगर कोई शेयर होल्डर फिजिकली शेयर्स को होल्ड करता है और उन्होंने कंसेंट प्रोवाइड कर दिया तो ईमेल से भेज देंगे। और जिन मेंबर्स ने कंसेंट प्रोवाइड नहीं किया उनको फिजिकली भेजेंगे। अगर कोई मेंबर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट मांगता है तो उनको प्रोवाइड की जाएगी। रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल ऑर्डर, कंपल्सरी ओपनिंग और वॉलंटरी ओपनिंग। वॉलंटरी ओपनिंग के लिए कंपनी खुद से एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगी अगर उन्होंने लॉ फॉलो नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट को लेकर तो फिर NCLT ऑर्डर पास कर सकती है रीओपनिंग के लिए, वो भी 3 साल के लिए। और कंपनी वंस इन फाइनेंशियल ईयर ही उसको ओपन कर पाएगी। लेकिन कंपल्सरी ओपनिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी से भी एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे। केस ऑफ अगर उन्हें लग रहा है कि अकाउंट फ्रॉडुलेंट मैनर में प्रिपेयर हुआ है या फिर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट है तो फिर NCLT ऑर्डर पास कर सकती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 8 साल के लिए रीओपन होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए भी एप्लीकेशन दे सकती है। एनुअल कंप्लायंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है तो अगर एजीएम हुई है और वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट किए हैं तो एजीएम के 30 दिन के अंदर AOC4 फाइल करना पड़ेगा ROC को। एजीएम हुई है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट नहीं किया गया है तभी एजीएम होने के 30 दिन के अंदर AOC4 फाइल किया जाएगा ROC को। एजीएम नहीं हुई है तो फिर लास्ट डेट ऑफ एजीएम से 30 दिन के अंदर AOC4 फाइल किया जाएगा। अगर ओपीसी है तो उन्हें फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 डेज के अंदर अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने पड़ेंगे ROC को। कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC4 XBRL में फाइल करना पड़ता है। जैसे लिस्टेड कंपनी और उनकी सब्सिडियरी, ऐसी कंपनी जिनका पेड कैपिटल 5 करोड़ और मोर है, ऐसी कंपनी जिनका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है एंड ऑल अदर कंपनी एक्सेप्ट NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिटर्स के ऊपर ध्यान रखने के लिए एक अथॉरिटी को बनाया जिसका नाम है नफरा। नफरा ध्यान रखती है कि ऑडिटर्स ऑडिट करते हुए फ्रॉड ना करें। साथ ही ये ऑडिटर्स की डिटेल्स भी मेंटेन करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज के लिए। साथ ही ये ओवरसी करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। साथ ही ओवरसी करती है क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ ऑडिटर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नफरा, नफरा में एक चेयरपर्सन होगा जिसको 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, फाइनेंस एंड लॉ में। साथ ही इसमें 15 मेंबर्स होंगे जिसमें 3 फुल टाइम मेंबर्स होंगे और कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। जो फुल टाइम मेंबर्स होंगे उनको भी 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंस। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स डिक्लेरेशन देंगे कि वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। चेयरपर्सन एंड फुल टाइम डायरेक्टर्स जब तक नफरा में काम कर रहे हैं वो किसी अदर ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते उनकी एम्प्लॉयमेंट के दौरान। साथ ही एम्प्लॉयमेंट सीज होने के भी 2 साल तक वो किसी भी ऑडिट फर्म या किसी भी फर्म के साथ काम नहीं कर सकते। जब भी कोई बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर को अपॉइंट करेगी तो वो 15 दिन के अंदर नफरा को इन्फॉर्म करेंगे। अगर ऑडिटर्स ने ऑडिट करते हुए फ्रॉड किया तो फिर नफरा उनके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है। अगर इंडिविजुअल है तो मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 टाइम ऑफ द फीस ही रिसीव्ड। और अगर कोई फर्म कर रही है तो मैक्सिमम 5 लाख, मिनिमम 5 लाख एंड मैक्सिमम 10 टाइम ऑफ फीस ही रिसीव्ड। साथ ही नफरा प्रोहिबिट कर सकती है मेंबर ऑफ फर्म को वर्किंग एज एन ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर फॉर एनी कंपनी और उनको रोक सकती है फॉर डूइंग एनी वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 247 फॉर 6 months to 9 months, सॉरी 10 months। ऑडिट का मतलब है चेकिंग, वेरिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। और वो क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा फ्रॉड एंड एरर। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है? वो प्रैक्टिसिंग सीए होना चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो प्रैक्टिसिंग सीए होना चाहिए। अगर कोई फर्म है तो मेजॉरिटी पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होनी चाहिए। अगर कोई LLP है तो ऑडिट पे साइन से प्रैक्टिसिंग सीए करेगा। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट कौन नहीं कर सकता? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकती एक्सेप्ट LLP। ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं कर सकती और उस ऑफिसर एम्प्लॉय के कोई ऑफिसर या पार्टनर या एम्प्लॉय नहीं कर सकते। और अगर कोई पर्सन है उसका रिलेटिव है या कोई पार्टनर है
वो या तो कंपनी में, या तो होल्डिंग में, या तो सब्सिडी में, या तो एसोसिएट के अंदर सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं, तो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि अगर उन्होंने 1 लाख रुपीज़ की फेस वैल्यू की सिक्योरिटीज होल्ड किए तो अलाउड है, और ये सिर्फ रिलेटिव के केस में अलाउड है। और अगर रिलेटिव ने मोर देन 1 लाख रुपीज़ की फेस वैल्यू की सिक्योरिटीज होल्ड किया है तो उनको 60 डेज मिलेंगे उसे रिड्यूस करने के लिए। अगर उन पर्सन ने या पार्टनर ने या रिलेटिव ने मोर देन 5 लाख रुपीज़ का लोन लिया है कंपनी से तो वो भी ऑडिट नहीं कर सकते। या तो पर्सन, पार्टनर या रिलेटिव ने थर्ड पार्टी के लिए गारंटी लिए 1 लाख रुपीज़ के ऊपर की कंपनी से, तो वो भी नहीं कर सकते। या तो पर्सन या फर्म कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप में है, या होल्डिंग के साथ है, या सब्सिडी के साथ है, या तो एसोसिएट के साथ है, तो वो भी नहीं कर सकते। एक केस में हो सकता है जब वो कंपनी के साथ कस्टमर रिलेशनशिप में और जो ट्रांजेक्शन हुआ है उनके बीच में वो आर्म लेंथ प्राइस पे हुआ है, या फिर पर्सन और रिलेटिव डायरेक्टर और केपीए कंपनी के अंदर, या फिर वो किसी और कंपनी के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, या वो पहले से 20 कंपनी के अंदर ऑडिटर है, या फिर कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है फ्रॉड के केस में और अभी तक 10 साल पूरे नहीं हुए, या फिर वो सेक्शन 144 के अंडर में कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सेक्शन 144 में आते हैं अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, रेंडरिंग और आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज और मैनेजर सर्विसेज। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं विदिन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर बोर्ड फेल हो गई तो फिर मेंबर करेंगे विदिन 90 डेज, और उनका टर्म रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो मेंबर्स करेंगे इन एजीएम और उनसे कंसेंट लेंगे इन राइटिंग, और उनका टर्म रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ 6 एजीएम, और उनका अपॉइंटमेंट पॉसिबल है। अगर कैजुअल वैकेंसी होती है या तो रेजिग्नेशन की वजह से या तो किसी अदर रीजन की वजह से, तो फिर रिकमेंड बोर्ड करेगी और अप्रूव मेंबर करेंगे विदिन 3 मंथ्स, और उनका टर्म रहेगा टिल द नेक्स्ट एजीएम। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विदिन 60 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। अगर वो फेल हो गए तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, और अगर वो भी फेल हो गए तो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर मेंबर्स करेंगे, और इनका टर्म रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। सब्सिक्वेंट ऑडिटर को भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेंगे विदिन 180 डेज फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और इनका टर्म रहेगा कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। अगर इनकी कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो इसको फिलअप भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही करेगी। अगर वो फेल हो जाती है, उनको 30 दिन में करना, तो अगर वो नहीं कर पाते तो फिर बोर्ड करेगी विदिन नेक्स्ट 30 डेज। ऑफ ऑडिटर कंपनीज हैविंग ऑडिट कमिटी, अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन ऑडिट कमिटी देगी। अगर ऑडिट कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया और बोर्ड अग्री करता है, बोर्ड फिर उसको फर्दर मेंबर्स को रिकमेंड करेगा इन एजीएम, और फिर मेंबर ओआर पास करके उसको अपॉइंट कर लेंगे। अगर बोर्ड डिसएग्री करता है तो वो ऑडिट कमेटी को अपने डिसीजन पे रिकंसिडर करने बोलेगा, या तो ऑडिट कमेटी अपने डिसीजन पे रिकंसिडर करेगी और फिर किसी और का नाम बोर्ड को सजेस्ट करेगी, और बोर्ड अग्री कर जाता है तो फिर वो फर्दर मेंबर्स को रिकमेंड करेगा इन एजीएम, और मेंबर्स ओआर पास करके उसको अपॉइंट कर लेंगे। लेकिन ऑडिट कमेटी अगर रिकंसिडर नहीं करती अपने डिसीजन पे तो बोर्ड खुद से किसी और ऑडिटर का नाम सजेस्ट करेगा मेंबर्स को इन एजीएम, अलॉन्ग विद द रीजन कि वो क्यों डिसएग्री था ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन से। फिर मेंबर ओआर पास करके ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर लेंगे। रोटेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 39 सबसेक्शन 2, ये सिर्फ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज को लगता है, जिनमें आती है लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी जिनका प्रेफरेंशियल कैपिटल है 10 करोड़ और मोर, प्राइवेट कंपनी जिनका प्रेफरेंशियल कैपिटल है 50 करोड़ और मोर, और एनी अदर कंपनी जिसकी पब्लिक बोरिंग बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ और मोर, और पब्लिक डिपॉजिट भी उन्होंने एक्सेप्ट किया 50 करोड़ और मोर। पर ये एप्लीकेबल नहीं है ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी को। अगर कोई इंडिविजुअल फर्म का ऑडिट कर रहा है, कंपनी का ऑडिट कर रहा है, तो उसका फर्स्ट टर्म रहेगा 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स का, और उसके बाद उसको 5 साल का कूलिंग पीरियड मिलेगा। अगर कोई फर्म है जो ऑडिट कर रही है तो उनका 2 टर्म्स रहेगा ईच ऑफ 5 ईयर्स, और उनको कूलिंग पीरियड मिलेगा 5 ईयर्स का। अगर इंडिविजुअल खुद या फर्म का कोई इंडिविजुअल जो ऑडिट कर रहा है वो किसी अदर फर्म में चला जाता है तो उनको भी 5 साल का कूलिंग पीरियड लग जाएगा। जो फर्म ऑडिट कर रही है उसका पार्टनर किसी अदर फर्म में भी पार्टनर है तो उन सबको कूलिंग पीरियड लग जाएगा अगर वो ऑडिट करते हैं। अगर जो फर्म ऑडिट कर रही है उसकी और भी ब्रांचेस है तो उन सभी ब्रांचेस को 5 साल का कूलिंग पीरियड लग जाएगा। रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, ये प्रोविजन उन कंपनीज को लगता है जिनको रोटेशन ऑफ ऑडिटर नहीं लगता। इन कंपनीज को अगर अपने रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट करना है तो एजीएम में ओआर पास करना पड़ेगा, पर कंपनी उसे रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करेगी तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया, या उसने अनविलिंगनेस शो कर दी, या कंपनी ने एसआर पास करके उसकी जगह किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, या कंपनी उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं करना चाहती है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4, मेंबर स्पेशल नोटिस देंगे कंपनी को एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। कंपनी उस नोटिस को रिटायरिंग ऑडिटर को फॉरवर्ड कर देगी। रिटायरिंग ऑडिटर अपनी रिप्रेजेंटेशन कंपनी को भेजेगा, वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर उसने लेट कर दिया कंपनी को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तो कंपनी उसको मीटिंग में रीड कर देगी और आरओसी को उसका रिप्रेजेंटेशन भेज देगी। कंपनी नोटिस और रिप्रेजेंटेशन को एटलीस्ट 7 डेज बिफोर मीटिंग अपने सारे मेंबर्स को भेजेगी, और फिर मेंबर एसआर पास करके अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे। अगर उस ऑडिटर को रोटेशनल क्लॉज लगता है तो फिर इस केस में स्पेशल नोटिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को रिमूव कंपनी कर सकती है, एनसीएलटी कर सकती है, और वो खुद से रिजाइन कर सकता है। अगर कंपनी को उसको हटाना है तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के 30 दिन के अंदर एडी 2 फाइल करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर अप्रूवल, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के 60 डेज के अंदर एसआर पास करके मेंबर का भी अप्रूवल ले लेना है, और जो ऑडिटर को हम निकाल रहे हैं उसका पॉजिटिव बिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। एनसीएलटी कब ऑडिटर को निकाल सकती है, या तो वो शू मोटो से निकाल सकती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दी है, या किसी कंसर्न पर्सन ने एप्लीकेशन दी है। ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल क्या है कि वो फ्रॉडुलेंट मैनर में काम कर रहे हैं, तो एनसीएलटी 15 दिन के अंदर जहां से एप्लीकेशन मिली है उसको निकाल देगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही नया ऑडिटर अपॉइंट करेगी। अगर एनसीएलटी ने किसी ऑडिटर को निकाला है तो वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा और वो फ्रॉड के लिए भी लायबल रहेगा अंडर सेक्शन 447। डेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर डिजाइन कर रहा है तो वो एक स्टेटमेंट ऑफ रीजन देगा कंपनी एंड आरओसी को विदिन 30 डेज ऑफ डेजिग्नेशन। अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर डिजाइन कर रहा है तो वो स्टेटमेंट ऑफ रीजन देगा कंपनी आरओसी कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया विदिन 30 डेज। ऑडिट रिपोर्ट पे साइन होती है ऑडिटर की, साथ ही उसका ओपिनियन होता है, और कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन का फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा वो भी डिस्क्लोज होता है ऑडिट रिपोर्ट में। फंड टाइमली ट्रांसफर हो रहे हैं यानी आईपीएफ के अंदर, और कोई फ्यूचर लॉसेस होने वाले तो उसके लिए प्रोविजन बनने चाहिए वो भी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन होगा। रिपोर्ट ऑफ फ्रॉड, अगर अमाउंट लेस देन 1 करोड़ है तो उसकी नॉलेज में आने के 2 दिन के अंदर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी को बताएगा, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में उसको डिस्क्लोज कर देंगे। अगर 1 करोड़ से 1 और उससे ज्यादा है तो फिर भी वो जैसे उसकी नॉलेज में आएगा उसके 2 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी को बताएगा। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 45 डेज के अंदर ऑडिटर को अपना रिप्लाई देंगे। फिर ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्लाई आने के 15 दिन के अंदर
फ्रॉड के बारे में और जो भी ऑब्जर्वेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आया है वो दोनों फाइल कर देगा। इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनी को, अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है 50 करोड़ और मोर, टर्नओवर है 20 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है 100 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है 25 करोड़ और मोर। प्राइवेट कंपनी जिसका लोन है 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर है 200 करोड़ और मोर। इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है? क्वालिफाइड सीए या सीएमए, प्रैक्टिसिंग सीएस, एम्प्लॉय, कोई भी अदर प्रोफेशनल, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल ऑडिट में चेक करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनल कंट्रोल, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल और अदर फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग्स। सेकेंडरी ऑडिट कौन करता है? सीएस करता है, कंप्लायंसेस को चेक करने के लिए। ये एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है 50 करोड़ और मोर या टर्नओवर है 250 करोड़ और मोर, और कोई भी कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन या बोरिंग फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है 100 करोड़ और मोर, इसको करता है पीसीएस। नेगेटिव रिपोर्ट का फॉर्म है एमआर3। इसका ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी एप्लीकेबल लॉस को फॉलो कर रही है या नहीं। अगर कोई नॉन कंप्लायंस है तो उसको पॉइंट आउट करेगा, शेयरहोल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और अवॉइड करेगा कोई भी लीगल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। फिर ऑडिट को अपॉइंट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेकेंडरी रिपोर्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच करते हैं। कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइज कंपनी को, इसको कंडक्ट करता है प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देता है और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं विदिन 30 डेज। कॉस्ट रिपोर्ट को मेंटेन किया जाता है इन फॉर्म क्रार 3। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब भी कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए उनको बीआर पास करना पड़ता है और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताते हैं या तो विदिन 30 डेज फ्रॉम बीआर या फिर 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, व्हिचएवर इज लो। क्रार 2 कॉस्ट ऑडिटर अपनी कॉस्ट रिपोर्ट विदिन 180 डेज में दे देता है फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर और फिर कंपनी को फॉरवर्ड कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को विदिन 30 डेज।